नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बाद अब चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न हो जाएगा। लेकिन अभी भी आखिरी चरण में बंगाल जैसे कुछ अति महत्व के राज्य हैं और वो भी बीजेपी की किस्मत का पिटारा खोलने के लिए। तो आखिरी चरण के चुनाव पर पीएम सहित पूरे देश की नज़र बनी हुई है। इसे पीएम मोदी अपने इन बातों से बता देते हैं जिसमें वे भविष्यवाणी करते हैं। ज़रा सुनिए पीएम क्या कहते हैं। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। अब चूंकि पीएम ने भविष्यवाणी की है तो ये साफ है कि बीजेपी को अधिक सीटें जीतने का सबसे ज़्यादा भरोसा अगर है तो वो ममता बनर्जी के बंगाल से ही है। और अगर पीएम मोदी का सपना पूरा हो जाता है तो बंगाल की सीटें इतनी तो आ ही जाएंगी कि किसी अन्य राज्य में भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो मान कर चलिए कि 2-3 राज्यों के नुकसान की भरपाई अकेले बंगाल कर देगा। पीएम की ये बातें ध्यान देने लायक हैं क्योंकि पीएम ने जब 6 चरण के चुनावों के बाद बंगाल को लेकर कुछ कहा है तो यह मायने रखता है। मतलब साफ है कि उन्होंने पूरे देश में बंगाल जैसी लहर बीजेपी के पक्ष में कहीं नहीं देखा। पीएम के हौसले क्यों बुलंद हैं, आखिर वे किस विश्वास पर बंगाल में सबसे बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं, ज़रा इसे भी देख लेते हैं। पीएम मोदी ने जहाँ जहाँ रोड शो किए वहाँ जन सैलाब देखने को मिला। और अगर हम इन भीड़ को वोट शेयर के चश्मे से देखें तो पाएंगे कि नॉर्थ कोलकाता में बीजेपी को बंगाल की जनता ने जो 4% वोट शेयर का हकदार बनाया, उसी जनता ने 2019 आते आते 36% तक वोट शेयर पहुंचा दिया। इसी तरह अगर पीएम के दूसरे रोड शो की नज़र से साउथ कोलकाता को देखें तो बंगाल की जनता ने जो 4% वोट शेयर किया, उसी जनता ने 2019 आते आते 35% तक वोट शेयर पहुंचा दिया। और एक दूसरी बात ज़रूर है कि नॉर्थ हो या साउथ कोलकाता, ममता के लिए दोनों गढ़ हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, पसंद और नापसंद की बात कहाँ आ रही है। बीजेपी के पक्ष में बढ़ते वोट शेयर और बढ़ती लोकसभा सीटें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ममता से जनता का कितना तेज़ी से मोहभंग हो रहा है। और आज बीजेपी ममता की राजनीतिक ज़मीन को पूरी तरह से हड़पने के करीब है। तो तय मानिए कि 4 जून को कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। मोदी लहर के नज़रिए से आकलन करें तो ऑलरेडी अभी बंगाल में बीजेपी के 18 सांसद हैं, जबकि ममता का गढ़ माने जाने वाले बंगाल में तृणमूल की सिर्फ 22 सीटें ही हैं। मतलब कि दोनों में मात्र 4 सीटों का अंतर। 2009 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट और वोट शेयर 10% रहा। 2014 में 2 सीट और वोट शेयर 17% रहा। और 2019 में 18 सीट और वोट शेयर बढ़कर 30% चला गया। जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राज्य में किस तरह से भाजपा या पीएम मोदी मुख्य चेहरा बनते जा रहे हैं, किस तरह से ममता बनर्जी से जनता का मोहभंग होता जा रहा है। ये वो आंकड़े हैं जिनके बढ़ते ग्राफ का विश्लेषण इस अंदाज से करें तो साफ पता चलता है कि इस बार बीजेपी को 18 सीटें तो मिलेंगी ही। इन सीटों में लगभग 7 से 12 सीटों का इजाफा भी हो सकता है और वो गणित 25 से 30 सीटों का हो सकता है, जो कि अमित शाह को भी इसका भरोसा है। बीजेपी को इन सीटों की बढ़त कैसे हासिल होगी, ये भी साफ है। संदेश खाली, सीएए, ओबीसी जैसे मुद्दों पर ममता की ज़बरदस्त किरकिरी हुई है। ये बंगाल ही नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है। और ये मुद्दे बीजेपी के कद को बढ़ा दें और उस कद के सामने 2024 में ममता के पैरों तले की बंगाल की राजनीतिक ज़मीन खिसक जाए तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, इसे इन आंकड़ों के साथ साथ बदलते समय और भाजपा के पेशेंस को देखिए। 1998 में 1 सीट दमदम से बीजेपी जीतती है और तपन सिकदर बंगाल के पहले भाजपाई सांसद बनते हैं। दोबारा 1999 के लोकसभा चुनाव में भी दमदम से तपन जीत जाते हैं। लेकिन 2004 में दमदम सीट भाजपा की झोली से निकल जाती है और अभी तक वापस नहीं आई है। लेकिन 2009 में दार्जिलिंग सीट से भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह सांसद बनते हैं। इसके बाद 2014 में दार्जिलिंग के साथ ही साथ आसनसोल जीतकर भाजपा बंगाल में 1 से 2 हो जाती है। अब यहाँ से भाजपा के भाग्य का
कमल खिलता है और 2019 में वह 2 सीट से बढ़कर 18 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है। भाजपा के बढ़ते ग्राफ से शीर्ष नेतृत्व गदगद है और अब लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने तो इस बार बंगाल में भाजपा को कम से कम 30 सीटें मिलने का दावा तक कर दिया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में बड़ी छलांग लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बढ़कर 18 सीटों पर पहुंच गई, जैसा कि हमने पहले ही बताया, और अप्रत्याशित तौर से 40.6% वोट हासिल कर लिए थे। उत्तर बंगाल और आदिवासी इलाकों में बीजेपी ने टीएमसी के खाते में सेंध लगाई थी। तब टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी 22 सीट ही जीत सकी थी। टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव का असर रहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 से 77 सीटों पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं। अगर लोकसभा चुनाव में खेल हुआ तो इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, ये भी तय है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की थी, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोटर पूरी तरह से टीएमसी की ओर शिफ्ट हुए थे। लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया तो हो ही गया था। ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला किया वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर टीएमसी इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी को नुकसान, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत नुकसान तो हो सकता था। लेकिन पहले ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि वह अकेले ही बंगाल में बीजेपी पर भारी पड़ेंगी। 4 चरणों के मतदान के बाद उन्हें एहसास हो गया कि राज्य की अधिकतर सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला वोट उनके ही वोट पर डाका डाल रहे हैं। बंगाल में औसत वोटिंग 80% के करीब हो रहा है, जो बंगाल में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ममता भी इस बात को समझ गई हैं, इसीलिए आखिरी चरण के चुनाव को देखते हुए हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए वे नॉर्मल हैं। इंडी गठबंधन के लिए भी वे पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही हैं। दूसरी तरफ ममता की राजनीतिक जमीन अगर कांपी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संदेशखाली के संदेश को ममता द्वारा अनसुना कर देना, और यही राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ी नाराजगी का कारण है। ममता के नेताओं का संदेशखाली की महिलाओं पर ओछे बयान, पुलिस को संदेशखाली में नहीं घुसने देना, समय रहते ममता का वहाँ नहीं जा पाना, ये सब कुछ जनता को वोट देते समय याद आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की 42 सीटों पर ग्रामीण वोटर खास महत्व रखता है, और ऐसे में संदेशखाली भी 24 परगना जिले में पड़ता है और काफ़ी ग्रामीण इलाका है। यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी ममता की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। संदेशखाली में 70% के करीब हिंदू हैं, वहीं 30% मुसलमान हैं। वहीं जातियों में बात करें तो एससी समाज के 30.9% लोग हैं, वहीं एसटी वर्ग से 25.9% लोग आते हैं। अब ये समीकरण बीजेपी को आसानी से ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने में मदद करता है। ये हम लगातार ये चीज़ को देख रहे हैं, लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में भी देख रहे हैं। जिस नंदीग्राम की राजनीति कर ममता आज राजनीति की कद्दावर नेता हैं, उस घटना के 17 साल बाद इतिहास के पन्ने फिर वैसा ही रुख करते दिख रहे हैं। ममता सरकार चला रही और विरोध प्रदर्शन करने वाली बीजेपी नंदीग्राम जैसा जमीनी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करती रही, जिसका नतीजा चुनाव में दिख भी रहा है। और शायद संदेशखाली का ये संदेश समय रहते ममता ने नहीं समझा, जो बड़ा नुकसान का कारण बन रहा है, या कह सकते हैं कि 1 जून को जो चुनाव होगा उसमें बड़ा नुकसान ममता को करा सकता है। और इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की भी अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण की आग अभी शांत भी नहीं हुई है। सीए को लेकर भी ममता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता खुलकर खेलती हैं। ममता का अल्लाह कसम हो या फिर दुआ पढ़ना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि वे तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अलग ही तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी रहती है। भाजपा के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह आरोप लगाते लगाते ये तक कह जाते हैं कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक ही सर्वोपरि है। जो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है उसकी आस्था भी कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए तेलंगाना में हमारे पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा तक पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि वोट बैंक नाराज न हो जाए। तो ये पूरे जो कथन है ये अमित शाह के हैं। और अभी हाल ही में अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें, उनके संतों पर अनावश्यक बोलकर ममता भी बुरी तरह फंस गई हैं। दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी के जन्म स्थान हुगली के जयराम बाटी में शनिवार को एक रैली में ममता ने कार्तिक महाराज को निशाने पर ले लिया। स्वामी विवेकानंद आज भी बंगाली युवाओं को प्रेरणा स्रोत हैं। वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का बयान
तृणमूल के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाएगा, ये भी तय है, क्योंकि ये दोनों लाखों भक्तों वाले लोकप्रिय धार्मिक संगठन हैं। दूसरी बात कि इन संगठनों से पीएम मोदी के घनिष्ठ संबंध हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को भी मिलना तय है। एक और सबसे खास बात कि 30 मई के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, कोई कहीं भी कुछ भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी 30 मई से लेकर रिजल्ट आने के दिन को शाम तक कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। विवेकानंद बंगाल के ही थे और बंगालियों के दिलों में गहरे स्थान तो रखते ही हैं। पूरा देश भी विवेकानंद के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। तो जब जनता, बंगाल की जनता कह सकते हैं कि 1 जून को वोट देने जाएगी, तो पीएम के इस मौन कैंपेन का कितना असर होगा, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।